आधुनिक पैसे की प्रक्रिया। 1960 के दशक में शिकागो फेडरल रिजर्व द्वारा आधुनिक पैसे की प्रक्रिया मॉडर्न मनी मैकेनिक्स नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई, जिसमें साफ लिखा है कि बैंक वास्तव में जमा किए गए पैसों को कर्ज के रूप में नहीं देते। अगर वे ऐसा करते तो कोई अतिरिक्त पैसा नहीं बनता। वे लोन देते समय उधारकर्ताओं के लेन देन खातों में क्रेडिट के बदले में वचन नोट स्वीकार करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि जब आप कर्ज लेने जाते हैं तो वह पहले से जमा पैसों को कर्ज के रूप में नहीं देते, बल्कि आपसे कहते हैं कि आप हमें ये वचन दो कि आप जितना पैसा लोन लेंगे उसे आप ब्याज समेत वापस लौटाओगे। आपके इस वायदे के बदले में वो एक रसीद काट कर देते हैं जिसे आप पैसा मान लेते हो। सुनार भी ऐसा ही करते थे जिसे पहले समझाया गया है। हमने पहले जो प्रक्रिया देखी उसमें सुनार 10% रिजर्व रखकर बाकी का सोना चांदी कर्ज पर देता था, पर असलियत में वह सारा का सारा सोना चांदी रिजर्व के रूप में रखता था। अभी पैसे की मात्रा 100 ही थी, जिसे ऊपर के चित्र में दिखाया गया है। जब कोई सुनार के पास पैसे लेने जाता था तो सुनार उससे वचन लिखवा लेता था कि वह व्यक्ति उधार लिए गए पैसों को ब्याज सहित लौटाएगा। इस वादे को अपनी संपत्ति मानकर सुनार उतना पैसा नहीं होते हुए भी उसे उतना पैसा देने की बात करता था, चूँकि असल में उतना सोना चांदी सुनार के पास थी ही नहीं। वह कहता था कि मैंने आपको जो पैसा कर्ज के रूप में दिया है वह मैंने आपके पास जमा कर लिया है। इसके बदले वह उस व्यक्ति को एक रसीद काट कर देता था, जिसे लोगों ने पैसे प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर रखा था। इस तरह सुनार द्वारा जारी की गई रसीदों पर लोगों का विश्वास होने के कारण उसके घर में एक तरह से पैसे बनाने की मशीन आ गई, जिसे वह अपनी मनमर्जी से प्रयोग करता था। सुनार के पास जितना सोना चांदी रखा रहता था वह उससे 10 गुना रसीद देता था, पैसा छाप लेता था, जिसका 10वां हिस्सा तो सही मायने में उसे बनाने का अधिकार था, पर बाकी के 9 हिस्से वह अपनी मनमर्जी से बनाकर कर्ज देकर ब्याज वसूलता था। इस फोटो में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस तरह सुनार असली पैसे, सुनार के पास जमा सोना चांदी वास्तविक मुद्रा में से 9 गुना पैसा लोन लेता था। अगर उस पर 6% वार्षिक ब्याज भी लगे तो वह 6% न रहकर 54% हो जाता था। 54% सालाना ब्याज का अर्थ 2 साल में सारा सोना चांदी इनका हो जाना। चूँकि सब लोग अपना सारा पैसा सुनारों के पास नहीं रखते थे, इसलिए 2 साल की जगह इस काम को होने में कई साल लगे। दुनिया का लगभग सारा सोना चांदी जब इनका हो गया तो दुनिया को लूटने के लिए अब बिना सोने चांदी के आधार पर ऐसे ही पैसा छापकर कर्ज पर देने का फैसला किया गया। 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त कर दिया गया, जिसका अर्थ यह था कि रसीदों के बदले अब आपको बैंकों के पास जमा सोना चांदी नहीं मिलेगा। यह दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी लूट है। बहुत सारे लोगों को अभी भी भ्रम है कि कोई भी देश अपने पास रखे हुए सोना चांदी के आधार पर पैसा बना सकता है। अब सुनारों ने कागज़ का नोट बनाने का अधिकार तो केंद्रीय बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, फेडरल रिजर्व बैंक वगैरह को दे दिया, परंतु दुनिया के अधिकांश केंद्रीय बैंक प्राइवेट हैं और इन्हीं के लोगों की संपत्ति है। जो केंद्रीय बैंक सरकारी हैं जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, इन्हीं लोगों की व्यवस्था के अंतर्गत है और सरकार का नियंत्रण केंद्रीय बैंकों पर न्यूनतम है। इस कारण आप भारतीय रिजर्व बैंक के नोट पर पाएंगे कि केंद्रीय सरकार इस पर गारंटी दे रही है ताकि लोगों का विश्वास इस कागज़ पर बना रहे। अब सुनारों ने हर जगह अपने बैंक बना लिए और जैसे वैसे पहले सोना चांदी रखकर कागज़ की रसीद काटते थे, अब केंद्रीय बैंक द्वारा बनाए गए पैसों को रखकर 10 गुना पैसे कर्ज के रूप में दे देते हैं, जो सिर्फ लोगों के बैंक खाते में लिखे रहते हैं, जबकि असलियत में बैंकों के पास होते ही नहीं हैं। जब तक सोना चांदी था तब तक ये लोग सीमित पैसा बना सकते थे, लेकिन अब ये लोग कागज़ के नोट रखकर पैसा बना सकते हैं। अंश रिजर्व बैंकिंग इस प्रक्रिया से दुनिया का 90-95% पैसा केंद्रीय बैंक नहीं बल्कि व्यावसायिक बैंक बनाते हैं। एक तरह से पैसे बनाने का असली अधिकार किसी केंद्रीय बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार के पास ना होकर किसी नुक्कड़ चौराहों पर स्थापित व्यावसायिक बैंकों के पास है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक,
एक्सिस बैंक, सिटी बैंक इत्यादि और इनकी लगाम विदेशी ताकतों के पास है। आज के समय जब कोई व्यक्ति बैंक में अपना पैसा जमा कराने जाता है तो बैंक आपके खाते में पैसे लिखकर आपको एक पासबुक या कागज़ के नोट दे देती है। जब किसी को कर्ज की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक सुनारों की तरह आपसे एक वादा लिखवा लेते हैं कि आपको ब्याज सहित कर्ज वापस लौटाना होगा, जिसके बदले वो आपको कर्ज देने की बात करते हैं, पर असली पैसा ना होने की वजह से वो सिर्फ आपके खाते में लिख देते हैं, जिस पर वे आपसे ब्याज वसूलते हैं। अब अगर किसी को 1 लाख रुपए कर्ज के रूप में चाहिए तो बैंक दे देते हैं और आपके खातों में लिख देते हैं। लिखे गए पैसों का 10% यानी 1 लाख रुपए ही रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, जिसे वो रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। इस व्यवस्था को आप इस फोटो में अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पैसे की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो महंगाई का मुख्य कारण है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य मात्र इतना है कि जितना पैसा बनाकर बैंक कर्ज के रूप में देंगे उसका 10% बैंकों को अपने पास रिजर्व के रूप में रखना होता है, जो या तो लोगों के पास जमा किए गए पैसों से ही होता है, और अगर नहीं होता तो वह केंद्रीय बैंक से बहुत सस्ते ब्याज पर कर्ज ले लेते हैं। एक तरह से बैंक वालों के घर में पैसे का पेड़ है, जिससे पैसे तोड़कर जितना भी पैसे कर्ज के रूप में दे सकते हैं। बैंकों का जन्म। पहले लोग सुनारों के पास अपना सोना चांदी सुरक्षित रखते थे, बदले में वो रसीद देते थे। जब कोई सुनारों के पास 100 तोला चांदी के सिक्के यानी 100 रुपये जमा करने जाता था तो बदले में वो उसे एक कागज़ की रसीद अपनी मोहर लगाकर देता था, जिस पर लिखा रहता था कि मैं धारक को 100 तोला चांदी देने का वचन अदा करता हूँ। यह रसीद आज की नोट की तरह रहती थी। जिस रसीद को यह व्यक्ति अगर सुनार को वापस देता तो उसे 100 तोला चांदी मिल जाती। धीरे धीरे इस रसीद पर लोगों का विश्वास बन गया कि कोई भी व्यक्ति यह रसीद लेकर जारी करने वाले सुनार के पास लेकर जाएगा तो बदले में उसे उतनी चांदी मिलेगी। इस प्रकार ये रसीद प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगी और बहुत कम लोग असली चांदी सुनारों से मांगते थे। आमतौर पर उसे वापस लेने के लिए एक समय में 10% से भी कम लोग आते थे। इसे देखते हुए सुनारों ने 10% अपने पास जमा रखकर बाकी सोना और चांदी लोगों को लोन के रूप में ब्याज पर देना शुरू किया। इस तरह सोना और चांदी अब अन्य अन्य लोगों के पास से घूमता हुआ वापस सुनारों के पास आने लगा। उसका भी 10% रखकर बाकी फिर से ब्याज पर चढ़ाया जाने लगा और इस तरह से एक ही सोने को कई बार ब्याज पर दिया जाने लगा। इस प्रक्रिया को बैंकिंग की भाषा में अंश रिजर्व बैंकिंग यानी फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग कहा जाता है। इन लोगों को मनी चेंजर कहते थे। सुनारों ने व्यवस्था बनाई कि जब कोई भी व्यक्ति रसीद के बदले सोना या चांदी मांगने आए तो उसे वह लौटा दिया जाए और बाकी के सोना या चांदी, जो आमतौर पर लगभग 90% होता था और सुनारों के पास जमा रहता था, को उसके असली मालिक के बिना पूछे वे कर्ज के रूप में देकर ब्याज कमाते थे। मान लो किसी शहर में कुल 100 तोला चांदी है जो एक सुनार के पास जमा है। इसमें से वह 10 तोला वापस देने के लिए रिजर्व के रूप में रख लेता है और शेष 90 तोला को लोन के रूप में ब्याज पर देता है। ब्याज की दर अगर 6% वार्षिक भी हो तो 90 तोला चांदी का वार्षिक ब्याज 5.4 तोला बनता है। इसमें सबसे बड़ी धोखाधड़ी यह हुई कि देश में पैसे की मात्रा जो 100 थी अब वह 190 हो गई। एक तरह से 90 की रकम सुनार ने जादू तरीके से बना कर दी। लेकिन यह धोखाधड़ी यहीं नहीं रुकी। कर्ज पर 90 तोला चांदी लेने वाले व्यक्ति ने उसे खर्च किया होगा। इस तरह वह चांदी बाजार में घूमकर उसी सुनार के पास जमा हो जाएगी, जिसके बदले सुनार फिर से वायदे की एक रसीद काट कर देगा। उसका भी 10% रखकर बाकी का पैसा कर्ज के रूप में दे दिया जाएगा, जिस पर वह और ब्याज लेगा और पैसे की मात्रा फिर से बढ़ जाएगी। ऊपर की तस्वीर में आप देखेंगे कि 90 तोला चांदी में 9 तोला रखकर 81 तोला कर्ज के रूप में दे दी गई, जिस पर 4.86 तोला का ब्याज मिला और पैसे की मात्रा बढ़कर 271 हो गई। इसी तरह ये प्रक्रिया बार बार चलती रहने पर अंत में असल रूप में 100 तोला चांदी होते हुए भी 1000 तोला जमा राशि के रूप में दिखाई देती है, जिसके बदले 1000 तोला की रसीद देश में फैल जाती है, जिससे पैसे की मात्रा 100 से बढ़कर 1000 हो जाती है, जबकि कुल 100 तोला चांदी अभी भी रिजर्व के रूप में सुनार के पास रखी है।
ये ध्यान रखें कि सुनार द्वारा जारी चांदी की रसीद बाजार में प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल हो रही है। 100 तोला चांदी होते हुए भी सुनार ने 900 तोला चांदी रहस्यमयी ढंग से कर्ज पर दे रखी है, जिस पर वह सालाना 54 तोला चांदी ब्याज के रूप में वसूलता है। लेकिन असलियत में ये प्रक्रिया किसी और ढंग से घटित होती है, जिसे हमें किसी भी अर्थशास्त्र की किताब में नहीं समझाया गया है। इसे आगे की वीडियो में समझाने का प्रयत्न किया गया है। 1 रुपये का नोट और अन्य नोट। जैसा कि ऊपर के फ़ोटो में आप देख रहे हैं, 3 तरह के रुपए हैं। 1 रुपया चांदी का है, जो कि भारत सरकार ने जारी किया है, जिसकी कीमत 1 तोला यानी 10 ग्राम चांदी है। दूसरे फ़ोटो में आप देखेंगे, ये भी भारत सरकार ने जारी किया है और इस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर हैं। तीसरी तस्वीर में 1 रुपये का सिक्का है और यह भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। लेकिन 2 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक सभी नोट अलग अलग तरह के मिलेंगे। इसमें पहला अंतर यह है कि ये भारत सरकार द्वारा नहीं, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है और भारत सरकार ने इसे गारंटी दी है। इन नोटों में से आप यहाँ एक 100 रुपये के नोट की तस्वीर देखेंगे, जिस पर लिखा है, मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ, और इसके नीचे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इस तरह की बात आप 2 से 1000 रुपये के सभी नोटों में देख सकते हैं, जो बात 1 रुपये के नोट में नज़र नहीं आती है। मतलब यह है कि ये 100 रुपया नहीं है, सिर्फ 100 रुपये की रसीद है, जिसे अगर आप भारतीय रिजर्व बैंक को देते तो 1933 से पहले वे आपको 100 चांदी के रुपए देता, लेकिन अब नहीं मिलेंगे। इसी बात को आगे अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। बदल गई गुलामी के तरीके। हम कभी गुलामी से आज़ाद नहीं हुए, बस शासन करने के तरीके बदल गए और हमने आज़ादी का भ्रम पाल लिया। यह याद रखना ज़रूरी है कि सबसे पहले वह लोग गुलाम बनते हैं जिनको ये गलतफहमी हो जाती है कि वे आज़ाद हैं। 1862 में ब्रिटिश बैंकिंग द्वारा अमेरिकी बैंकर्स के लिए एक सुझाव। मैं और मेरे यूरोपियन मित्रों को ये जानकर खुशी हुई कि गृह युद्ध के बाद अमेरिका में जातिगत गुलामी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें मालिक को गुलामों की सारी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं। जबकि सबसे आसान तरीका यह है कि पूंजी द्वारा लोगों की आमदनी नियंत्रित करके उनको नियंत्रित किया जाए, और ये सब किया जा सकता है पैसे को नियंत्रित करके। दिखाए गए पिरामिड में शीर्ष पर विश्व के शासक विराजमान हैं और बिल्कुल नीचे शोषित जनता है, जो निरंतर अभाव में जी रही है। जनता पर नियंत्रण के लिए दुनिया के हर देश में सरकारें विराजमान हैं, जो आमतौर पर जनता के हित में नहीं, बल्कि विश्व के शासकों के लिए काम करती हैं। शोषण के विरोध में खड़े लोगों का दमन करने के लिए धर्मसत्ता, मीडिया और शिक्षा व्यवस्था सरकार के सहयोग से काम करती हैं। सरकारों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बैठी हैं जो विश्व के सभी संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही स्वतंत्र रूप से विश्व को चलाती हैं, लेकिन इनके ऊपर एक ऐसी व्यवस्था है जो सही मायने में दुनिया का आर्थिक नियंत्रण करते हुए शासकों के साम्राज्य को बनाए हुए हैं। यह नियंत्रण ब्याज, कर, टैक्स, राजस्व, केंद्रीय बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जैसी संस्थाओं के माध्यम से होता है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लोग किसी कानून में परिवर्तन चाहते हैं और दलील देते हैं कि सख्त से सख्त कानून बना देने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जबकि वे लोग ये नहीं जानते कि व्यवस्था का ढांचा कुछ और ही है और सरकारें आज़ाद नहीं हैं। इस व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ लोगों ने एक रणनीतिकार समूह बनाया हुआ है, जो षड्यंत्रकारी ढंग से छिपकर दुनिया की दशा और दिशा तय करते हैं। इसके ऊपर 300 लोगों का एक आयोग बना हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर उप परिवार हैं। इनके ऊपर 13 लोगों की शीर्ष परिषद है, जो विश्व के सबसे ताकतवर परिवार हैं, जो दुनिया के शासकों के मंत्री के रूप में काम करते हैं, और वे ये सभी अपना एक एक
प्रतिनिधि लंदन शहर के पार्षद के रूप में नियुक्त करते हैं। इन 13 लोगों के आयोग में रोथशिल्ड परिवार, रॉकफेलर परिवार, मॉर्गन परिवार, स्कीप परिवार प्रमुख हैं। प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने इस व्यवस्था के बारे में कहा है, यह अच्छा है कि देश के लोग हमारी बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली यानी मॉनेटरी सिस्टम को नहीं समझते। अगर समझते तो मुझे विश्वास है कि कल सुबह होने से पहले क्रांति हो जाएगी। तो ऐसी क्या बात है जिसे अगर देश के लोग समझ लें तो क्रांति होनी निश्चित है। इस बात को समझने के लिए हमें बैंकिंग प्रणाली के साथ साथ भी यह समझना होगा कि आखिरकार यह पैसा है क्या। आज भारत की 125 करोड़ जनता और पूरी दुनिया की कुल तकरीबन 700 करोड़ की आबादी जिस भयावह स्थिति से गुजर रही है, उस स्थिति को अनुभव करते हुए कोई भी जागृत व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता। आज पूरा विश्व गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, आर्थिक विषमता से लेकर हिंसा, आतंकवाद, धार्मिक असहिष्णुता जैसी संवेदनशील समस्याओं से गुजरते हुए विनाश की कगार पर खड़ा है। दुनिया में हर रोज़ तकरीबन 34,000 बच्चे भूख और कुपोषण से मर रहे हैं और लगभग 100 करोड़ लोग रोज़ भूखे सो रहे हैं। हिंसा, युद्ध और आतंकवाद की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो हर साल तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख बेरोजगारों की फौज तैयार हो रही है। शोषण और आर्थिक विषमता की बात की जाए तो दुनिया के 60% लोगों का 85% संसाधनों पर कब्जा है और भारत में तो लगभग 100 पूंजीपतियों के पास देश के 52% संसाधन मौजूद हैं। जल, जंगल, ज़मीन और प्राकृतिक संसाधनों पर कारपोरेट घरानों का कब्जा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हर रोज़ किसान, आदिवासी और दलित जैसे हाशियाई के लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित कर उनसे जल, जंगल, ज़मीन छीने जा रहे हैं। धार्मिक और सामाजिक असहिष्णुता, नारी उत्पीड़न, नैतिक अधोपतन अपनी सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं। बुनियादी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को और पूंजीवाद से लेकर समाजवाद तक का सारा ढांचा सुलझाने में असमर्थ रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर अपने देश समेत पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक लोगों ने विविध प्रयास किए जो अब भी जारी हैं, मगर सारे प्रयास कुछ सीमा तक पहुंचकर समाप्त हो जाते हैं या समाप्त कर दिए जाते हैं। रूसो से लेकर टोल्स्टॉय और मार्क्स से लेकर गांधी तक जितने भी विचारधाराओं का प्रयास चल रहा है, सारे प्रयास एक सीमा में बंद से गए हैं। भारत में आज़ादी के बाद आचार्य विनोबा भावे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और आज के समय में अन्ना हजारे द्वारा किए गए अभूतपूर्व प्रयास एक कदम आगे बढ़ने के बाद रास्ते में कहीं खो गए हैं। सवाल इस बात का है कि इन तमाम ईमानदार प्रयासों में कमी कहाँ रह जाती है। क्या व्यवस्थाओं का विश्लेषण करने में, रणनीति में, व्यक्तित्व में या इन तीनों में ही? शरीर के ऊपरी हिस्से में दिखाई देने वाला फोड़ा रोग का लक्षण हो सकता है, मगर रोग का कारण नहीं। ऐसे ही देश और दुनिया में बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, अन्याय, अत्याचार इत्यादि समाज के रोग के लक्षण हैं, कारण नहीं। असली कारण तो विनिमय अर्थशास्त्र के आधार पर खड़ा वित्तीय पूंजी का संस्थान है। अर्थशास्त्र का दार्शनिक आधार विनिमय है, जो कि व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच के संतुलित संबंध को विखंडित कर देता है। वित्तीय पूंजी की इमारत का ढांचा इतना जटिल है कि इसे समझने के लिए बड़े से बड़े अर्थशास्त्री का दिमाग भी चकरा जाता है, और इतना मजबूत है कि बड़े से बड़े क्रांतिकारियों का सामर्थ्य भी बौना साबित होता है। वित्तीय पूंजी को खेल को समझकर जिन गिने चुने राष्ट्र नेताओं ने कदम उठाने का साहस किया, उनको ख़त्म करके उनके सभी प्रयासों को समाप्त कर दिया गया।